हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ पंचायती राज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, द टर्म पंचायती राज इन इंडिया signifies the system of the rural local bodies, यानी कि local self government. Okay, it has been established in all states of India by the acts of the state legislature to build democracy at the grassroots level. यानी कि grassroots level पे democracy कैसे इसका मतलब कह सकते हैं एक फाउंडेशन तैयार किया जाए, उसके लिए पंचायती राज सिस्टम्स आए। ठीक है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू द 73rd अमेंडमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। एक्ट जो था, ठीक है, इसका जो इन्फोर्समेंट है वो 1993 में हुआ था। ये थोड़ा सा याद रखा करिए कि कब एक्ट आ रहा है और कब इसका इन्फोर्समेंट हो रहा है। तो कभी कभी डेट्स या ईयर अलग अलग भी होते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज सिस्टम का, वो थोड़ा जान लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो इन जनवरी 1957 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 का था। ठीक है, and the National Extension Service 1953, and to suggest measures for the better working. Okay, the chairman of this committee was Balwant Rai G. Mehta. The committee submitted its report in 1957. तो इसकी रिकमेंडेशंस थोड़ी सी जान लेते हैं, क्या इन्होंने रिकमेंड किया, क्या इनकी रिकमेंडेशंस थी, वो थोड़ा जान लेते हैं। तो स्पेसिफिक पार्ट ही हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ये चैप्टर हो जाने वाला है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, 3 लेवल पर होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी, और जिला परिषद जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ओके, द विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वेयर एज द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि जो पंचायत, यानी जो ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत जो बन रही है वो डायरेक्टली वहाँ के लोगों के द्वारा इलेक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन जो पंचायत समिति होगी और जो जिला परिषद जो होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज़, यानी इन बॉडीज़ को ही सारा काम दे दिया जाएगा डेवलपमेंट का, प्लानिंग का। ठीक है, द पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, बाय द जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। ये इनकी रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, ये जान लीजिए। कह रहे पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होती, यानी जो सारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब करेगी, और ये जो जिला परिषद होगा वो एक तरह से एडवाइजरी बॉडी हो जाएगी, कोऑर्डिनेट करेगी, एडवाइस करेगी, सुपरवाइजन करेगी। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीसी जो होते हैं, वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे जिला परिषद के। देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज़, यानी कि असल में इनका जो कह सकते हैं जेन्यून ट्रांसफ़र हो, सिर्फ पेपर में ही ट्रांसफ़र ना हो, इसका ज़मीन पे भी कुछ दिखे। तो ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था, देयर शुड बी जेन्यून ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ओके, एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दीज बॉडीज़, यानी इन बॉडीज़ को एडिक्वेट सोर्सेज भी दिए जाएँ, रिसोर्सेज, टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस, अपना फंक्शन कर सके। अ सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर, यानी एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि इनको अच्छे से पावर्स मिले, अच्छे से विकास हो, अच्छा लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी, मतलब ग्रासरूट लेवल पे डेमोक्रेसी जो है वो दिखे। ओके, दीज रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी वर एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन जनवरी 1958। पर सबको पता था पहले प्लानिंग कमीशन होता था और एनडीसी होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था। ठीक है, तो इन्होंने इनकी सारी जो चीज़ें रिकमेंडेशंस थी वो एक्सेप्ट कर ली थी 1958 में। ओके, Rajasthan was the first state to establish Panchayati Raj. The scheme was inaugurated by the Prime Minister on October 2, 1959। यानी कि सभी को पता है कि पंचायत राज जो सिस्टम है वो सबसे पहले राजस्थान में आया, और इसका जो स्कीम का जो इनाग्रेशन है वो अक्टूबर 2, 1959 में कर दिया गया। नौगांव डिस्ट्रिक्ट था उनका पहला वो। ठीक है, राजस्थान वॉज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश ने भी किया। ठीक है, 1959 में कर लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने कर दिया। ओके, आगे जानते हैं। तो इसका कभी कभी क्या होता है ना कि इनकी वेरियस कमेटीज़ भी बनाएगी, जैसे अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के
GVK राव कमेटी हैं, ये सारी चीज़ें इनकी कमी, मतलब इन्होंने सारी रिकमेंडेशंस दी क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। फिर इसमें LM सिंघवी कमेटी है, थंगटन कमेटी है, थंगन कमेटी है, गाडगिल कमेटी है, ये सारी चीज़ें भी हुई। ठीक है, ओके। आप जान लेते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी जान लेते हैं। दिस एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट, एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया, दैट इज पार्ट 9th। ठीक है, ये इसमें क्या ऐड हुआ, पार्ट 9th ऐड हो गया। ठीक है, टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पार्ट is entitled as पंचायत and consist of provisions from articles 243 से लेकर के 243O तक। In addition, the act has also a new schedule, that is 11th schedule. Okay, this schedule contains 29 functional items of panchayat. It deals with article 243G. The act has also given a practical shape to article 40 of the constitution which says that, यानी कि article 40 क्या है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसी तरह इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक शेप दे दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। ओके, यही बता रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता था। ओके, एंड endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. Okay, the acts give a constitutional status to the Panchayat Raj institution. It has brought them under the purview of the justiciable part of the constitution. यानी कि एक्ट बना दिया, कानून ले आए, तो अब ये जस्टिसेबल हो गया। यानी इसके लिए अगर इनका कोई भी काम ये नहीं कर रहे हैं या कुछ इनका वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट्स भी जा सकते हैं। ओके, आगे जानते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स का जान लेते हैं। ठीक है, क्या है, तो ग्राम सभा होती है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्राम सभा एट द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. It is a body consisting of persons registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of a panchayat at the village. यानी कि ग्राम सभा एक विलेज लेवल पे होगी. ठीक है, ओके. और ये कौन सी बॉडी होगी, ऐसी बॉडी होगी, ऐसे लोगों से बनी होगी जो वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम दर्ज होगा, वो सारे लोग होंगे. ठीक है, दस इट इज़ अ विलेज असेंबली, एक तरह से विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत. यानी उस पर्टिकुलर जो पंचायत का जो एरिया है उसमें जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, एक तरह से उनका नाम है वहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स पे, वो सारे इसके क्या हो जाते हैं, असेंबली के मेंबर हो जाते हैं. ओके, 3 टियर सिस्टम है. ठीक है, सभी को पता है. इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, तो कैसे इलेक्ट होते हैं वो जान लेते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. ठीक है, फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, पहले भी बताया हमने. एंड फ्रॉम द अमंग्स द इलेक्टेड पर्सन देयर ऑफ, उन्हीं में से जो वहाँ के इलेक्टेड लोग होंगे, जो पंचायत लेवल पे जो इलेक्ट हो जाएंगे, वही फिर यहाँ पे भी वो करेंगे. ठीक है, उन्हीं में से फिर इलेक्ट हो जाएंगे. However, the chairperson of a panchayat at the village level shall be elected in a manner as the state legislature determines. ठीक है, the chairperson of a panchayat and other members of the panchayat elected directly or indirectly shall have the right to vote in the meetings of the panchayat. यानी कि जो भी elected directly या indirectly elect हो रहे हैं उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा जो मीटिंग्स होंगी वहाँ पे पंचायत के लेवल पे. ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किया गया है एक्ट के थ्रू. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत, दैट इज़ ऑल द लेवल, 3 लेवल, तीनों लेवल्स पे इनका रिजर्वेशन कर दिया गया है. ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर population to the total population in the panchayat area. Further, the state legislature shall also provide for the reservation of the offices of chairperson in the panchayat and at the village or any other level for the SC and STs. The act provides for the reservation of not less than 1/3 of the total number of seats for women. यानी 1/3 जो seats होंगी वो women के लिए रिजर्व कर दी गई हैं belonging to the SC and STs. यानी कि SC और STs के थ्रू जो उनका जो है रिजर्वेशन यहाँ पे कर दिया गया है. ठीक है, वहाँ पे उनको प्रॉपर एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. ओके, द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स as well as the reservation of the offices of chairpersons in the panchayats for the scheduled castes and scheduled tribes shall cease to have effect after the
expiration of the period is specified in Article 334, which is presently 70 years, that is till 2020. Okay. It should be noted that our provision related to reservation of seats in panchayat, both members and chairperson for scheduled caste is not applicable for the state of अरुणाचल प्रदेश में ये लॉ नहीं है. ठीक है. दिस इज बिकॉज द स्टेट इज इनहेबिटेड फुली बाय द इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल पीपल, एंड देयर आर नो शेड्यूल कास्ट. वहाँ शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, तो उनके लिए फिर शेड्यूल क्या रिजर्वेशन करें. ठीक है. दिस प्रोविजन वॉज लेटर एडेड by the 83rd Constitutional Amendment Act of 2000. ड्यूरेशन जान लेते हैं. तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 5-year टर्म ऑफ ऑफिस, यानी 5 साल के लिए इनका कार्यकाल हुआ पंचायत लेवल पे. ठीक है. हाउएवर इट कैन बी रिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन, पहले भी भंग की जा सकती है. फर्दर फ्रेश इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत शैल बी completed before the expiry of its duration of 5 years. In case of dissolution before the expiry of period of 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन. यानी कि कह रहे हैं कि जो पंचायत की जो इलेक्शंस हैं, जैसे हर जगह होता है कि जो ड्यूरेशन होता है, मतलब 5 साल पूरा होना है उससे पहले ही इलेक्शन करा लिए जाते हैं. ठीक है. ओके. ये तो सभी को पता है. बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व्ड पंचायत would have continued is less than 6 months, it should not be necessary to hold an election. यानी अभी 6, मान लीजिए 6 महीने केवल बच्चे हैं और भंग हो गई है इनकी. ठीक है. पंचायत लेवल पे जो इनकी ग्राम सभा है, तो क्या होगा कि अगर 6 ही महीने बचा है तो फिर इलेक्शन फर्दर नहीं होते हैं. फिर जो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं उनके तहत ही होगा, जो ड्यू टाइम होगा. अगर उससे ज़्यादा समय है तो फिर कराना पड़ता है. ठीक है. Moreover, panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which dissolved panchayat would have continued had it not been so dissolved. वही बात कही इन्होंने. In other words, a panchayat reconstituted after the premature dissolution does not enjoy the full period of 5 years but the remains in office only for the remainder of the period. यानी कि उससे ज़्यादा समय है तो वही पूरा कार्यकाल पूरा होगा. ये नहीं कि फ्रेश 5 years नहीं कंटिन्यू होते हैं. समझ गए ना. ओके. डिस्क्वालिफिकेशंस थोड़ा जान लेते हैं. कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है इनके मेंबर्स का, या फिर उसके जो चेयर हैं, मैन है. तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. यानी कि कोई इनके पास कारण है ऐसा कि वो पहले से भी अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं किसी लॉ के द्वारा. ठीक है. किसी लेजिस्लेचर के द्वारा तो भी इनका हो जाता है. अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. हाउएवर नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज़ लेस दैन 25 years ऑफ एज. ठीक है. इस ग्राउंड पे नहीं डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि 25 साल से नीचे हैं. ठीक है. इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 years, अगर 21 साल से ऊपर है तो फिर नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन एज के बेसिस में नहीं होता है. फर्दर ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रिफर्ड टू सच अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर में डिटरमाइन. यानी कि इनके डिस्क्वालिफिकेशंस का जो मैटर है वो उन अथॉरिटीज़ के पास जाता है जो स्टेट लेजिस्लेचर बना देती है, जो उनको कह देती है, वही लोग डिटरमाइन करते हैं. तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जानते हैं क्योंकि यही इलेक्शंस कराते हैं यहाँ लोकल बॉडीज़ के लिए. द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके. It can consist of a state election commissioner to be appointed by the governor. His conditions of service and tenure of office shall also be determined by the governor. सबको पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये सब गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं. वही डिटरमाइन करते हैं इनका सारा सब कुछ. ठीक है. सर्विस, टेन्योर जो भी होगा. he should not be removed from the office except in the manner on the grounds prescribed for the removal of a judge of a state high court. यानी स्टेट हाई कोर्ट के जज का जैसे रिमूवल होता है उसी प्रकार इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका हो सकता है. ठीक है. हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज आफ्टर हिज. ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है. ओके. तो वही सब बता रहे हैं कि जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है इनके चेयरमैन या मेंबर्स का, तो फिर इनका वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, इनकी रेम्युनरेशन के सैलरी अलाउंसेस कम नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है. The state legislature may also make provision with respect to all matters relating to elections to the पंचायत. यानी स्टेट लेजिस्लेटिव जो बॉडीज़ होती हैं उनके पास अधिकार दिया गया है कि कैसे कंडक्ट होगा इलेक्शन. ये सारे जो कानून वही सब बनाते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस थोड़ा सा जान लेते हैं. द स्टेट लेजिस्लेचर
may endow the panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self government। यानी सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पे तो है ही ना, तो उनके ऐसे उनको अधिकार दिए जा सकते हैं, क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो जानते हैं। तो द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सोशल जस्टिस के लिए ये अपना मतलब प्रिपरेशन करते हैं प्लान्स का सारा, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि जो स्कीम्स आती हैं स्टेट से वो लोकल लेवल पे यही बॉडीज़ सारी पंचायत हैं, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आपकी समिति है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे आते हैं इनके वो जान लेते हैं। तो द स्टेट लेजिस्लेचर में अथराइज अ पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, यानी कि लोकली जो जितने भी इनका कलेक्शन होता है टैक्सेस का, ठीक है, ड्यूटीज़ का, टोल्स का, फीस का, सब ये लेते हैं। असाइन टू पंचायत ड्यूटीज़, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये लेती हैं और फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द सबको पता है स्टेट गवर्नमेंट ही उनको ग्रांट्स वगैरह देती हैं, ठीक है। कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। और प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत, ठीक है, क्रेडिट भी दे सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को। फाइनेंस कमीशन सभी को पता है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट आफ्टर एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पंचायत की, उसके लिए हर साल, हर 5वें साल गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित करते हैं, ठीक है। इट शैल ऑल्सो मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टैक्सेस एंड द पंचायत्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स, एंड जो वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे होता है वही यहाँ पे लोकल लेवल पे होता है, सारा कुछ सेम है, ठीक है। सभी लोग जानते ही हैं कि क्या क्या वहाँ पे हमने पढ़ा था, ओके। तो ऑडिट भी होता है अकाउंट्स का। तो द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ही क्या करती है, कानून बनाती है कि इन लोकल बॉडीज़ को कहती है कि आप अपना अकाउंट मेंटेन करिए, प्रॉपर उसका ऑडिट कराइए, कहाँ क्या आपने खर्च किया ये सब बताइए, ठीक है। Application to the union territories, the provisions of this part are applicable to the union territories, but the president may direct that they would apply to a union territory subject to such exceptions and modifications, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये यूनियन टेरिटरीज पे भी एप्लीकेबल है, बट ये प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं कि कैसे क्या वहाँ यूनियन टेरिटरी में होना है, किस प्रकार होना है, ये सब प्रेसिडेंट का काम होता है, कैसे कुछ एक्सेप्शंस के साथ वहाँ पे भी होता है। एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरिया, कौन कौन से स्टेट्स एग्जेम्प्टेड हैं? तो एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम एंड सर्टेन अदर एरियाज़, ठीक है। दीज एरियाज इंक्लूड द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, यानी कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड इस तरह के एरियाज़ में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, यानी पंचायती ये वाला नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। और उनके शेड्यूल एरियाज़ जो हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिल एरियाज़ मणिपुर के हैं, तो ये सब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कंटिन्यूंस थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन पंचायत, ऑल द स्टेट लॉज रिलेटिंग टू पंचायत शैल कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। In other words, that the state have to adopt the new Panchayat Raj system based on this act within the maximum period of 1 year from 24 April 1993, which was the date of the commencement of this act। यानी कि 1 साल के अंदर ही इनको अपने जो भी पंचायत बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनको एप्लीकेबल करना था, ठीक है, सारे लॉज जो भी थे, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को ये इन्फोर्समेंट इसका हुआ था, इस एक्ट का, ओके। However, all panchayats existing immediately before the commencement of the act shall continue till the expiry of the term। यानी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ पंचायत पहले से भी हैं इस एक्ट के आने से पहले, तो वो कंटिन्यू रखेंगे, अपना टर्म पूरा कर लेंगी, तब इस सारे एक्ट के प्रोविजंस को फिर से प्रॉपर अमेंडमेंट करके ले आती हैं, ठीक है। जो भी उनको सुधार कुछ इसमें नज़र आ रहे होंगे कि जो पहले उनके जो पंचायत चली आ रही थी किस प्रकार की, तो ये जब एक्ट आ गया तो मान लीजिए पहले से कोई पंचायत अलग तरीके से वर्क कर रही थी तो वो कर लेंगी, अपना टर्म पूरा कर लेंगी, ओके। और फिर जब वो टर्म पूरा हो जाएगा तब इस एक्ट के तहत गवर्न होंगी, यही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसिक्वेंटली मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स पास द
Panchayati Raj Acts in 1993 and 1994 to adopt the new system in accordance with the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. यानी कह रहे कि मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स ने पास कर दिया था 1993 में, कुछ ने 1994 में किया। ये जो न्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत आया था। बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, द एक्ट bars the interference by the courts in the electoral matters of the panchayat. It declares that the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court. It further lays down that no election to any panchayat is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner as provided by the state legislature. यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है इनके इलेक्टोरल मैटर्स पे, ठीक है। जब तक कि, कब तक नहीं कर सकती है, जब तक कि कोई इलेक्शन पिटीशन किसी अथॉरिटी के द्वारा फर्दर ना की जाए। और ये जब जो मैटर होगा ना वो सारा स्टेट लेजिस्लेचर ही देखेगी, मतलब कि जो विधायिका है उस स्टेट की, ठीक है। ऐसे नहीं क्वेश्चन की कि कोई भी मैटर रेज कर दिया और कोर्ट चलेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बार कर दिया है, इस एक्ट ने रोक लगा दी है एक तरह से। 11 शेड्यूल में जान लेते हैं कि क्या क्या इनके 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, थोड़े जान लेंगे, बाकी सब क्या करेंगे आप पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से मैटर्स, जैसे एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, इस तरह के मैटर्स, ठीक है। फिशरीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है, पोल्ट्री है, फार्मिंग है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, सोशल फॉरेस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये सारे मैटर्स 11 शेड्यूल में डाले गए जो पंचायत सी देखती हैं, ठीक है। पंचायत विलेज लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे क्या रहता है, समिति, पंचायत समिति रहती है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल वहाँ जिला परिषद रहता है, ठीक है। कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस क्या हैं, तो क्या है कंपलसरी प्रोविजंस, हो जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी ग्राम सभा का गठन होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक विलेज हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेजेस मिला करके भी हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एज अ विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सबको पता है। वोटिंग राइट्स ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वोटिंग राइट्स भी होते हैं। 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत, यानी 21 ईयर्स मिनिमम एज है अगर पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट करना है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर द SC and ST इन विलेज इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं SC ST के लिए, सभी को पता है। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स टू द वुमेन, सबको पता है। फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 years फॉर पंचायत एट ऑल लेवल्स एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 months इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पंचायत। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये यहाँ पे थोड़ा इनसे मिस प्रिंट हुआ है, वो जान लीजिए कि हर 5वें साल में इनका इलेक्शन होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि बीच में ही कोई भंग हो जाती है इनका सिस्टम, यानी जैसे वहाँ पे कुछ भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर फ्रेश इलेक्शंस इनको 6 महीने के अंदर कराने होते हैं। और जो टाइम बचता, मान लीजिए 2.5 साल में ही भंग हो गई, ठीक है, तो अब 6 महीने के अंदर इनको इलेक्शन कराने हैं, तो बाकी जो पीरियड होगा 2 साल का, वो इसी का कंटिन्यूशन ही होता है, ठीक है, ओके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन भी गवर्नर के द्वारा ही बनाया जाता है ताकि पंचायत का इलेक्शन हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन भी हर 5वें साल होता है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की पता चल सके, ठीक है, ओके। अब जानते हैं पेशा एक्ट, तो पेशा क्या है वो जानते हैं। तो प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पॉपुलरली नोन एज पेशा एक्ट, यानी ये पैसा PESA है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ठीक है। एट प्रेजेंट जो 2019 का ये डाटा बता रहे 10 स्टेट्स हैव 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है, क्योंकि 5वीं जो सूची है उसमें दीज आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. All the 10 states have enacted requisite compliance legislation by amending the respective पंचायती राज एक्ट्स. इन जो राज्यों ने 10 जो राज्य यहाँ बताए गए, इन्होंने अपना क्या बना दिया है, नया जो है, जो नया कानून आया था पंचायती राज, उसको अमेंड करते हुए अपना बना लिया है. ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं पैसा के क्या क्या है. टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत टू द शेड्यूल एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, यानी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके इन्होंने पूरा पूरा कानून वहाँ पे इसको अप्लाई करवाया है इन स्टेट्स ने. ठीक है. टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, के लिए सेल्फ रूल ला सके. टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक ग्राम सभा न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. ठीक है. एक कहते हैं ना कि हर एटम में न्यूक्लियस होता है, उसी तरह बता रहे हैं कि विलेज गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए सारे काम किए गए. टू इवॉल्व अ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी चलती रहे और एक इवॉल्व मैनर में चलती रहे, यानी कि हम विकास भी करते रहें लेकिन अपने मूल को ना भूलें. ओके. टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनके लॉज हैं, उसको भी प्रिजर्व करें और ये नए मॉडिफिकेशंस भी थोड़े थोड़े करते रहें ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल होती रहे और उनको समाज का भी ज्ञान होता रहे कि और समाज में क्या क्या हो रहा है. टू प्रिवेंट पंचायत एट द हायर लेवल फ्रॉम अज्यूमिंग द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट द लोअर लेवल ऑफ ग्राम सभा. ठीक है. फीचर्स तो हम जान चुके हैं. ठीक है. तो क्या क्या फीचर्स थे वो सब हमने जान लिए थे. ओके. अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनका जो बेसिकली जो काम होता है, तो फाइनेंसेस तो पता ही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन तो कराता है इलेक्शन. फाइनेंस कमीशन ही इनको, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होता है वो इनको सारी ग्रांट्स और ये सब चीज़ें देता है. इनको कलेक्शन का भी अधिकार है. टैक्सेस लोकल लेवल पर टैक्स इकट्ठा करते हैं, टोल्स इकट्ठा करते हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है. ओके. इतना ही पूछा जाता है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. थोड़े से इनके बारे में क्या जान लेते हैं. इनके जो कभी कभी क्या होता है ना कि केवल आर्टिकल्स पूछ लेते हैं. तो 243 में डेफिनेशंस गिवन है, 243A में ग्राम सभा है, 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, 243C में कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, सो ऑन. 243F disqualifications for membership, 243G powers, authority and responsibilities of panchayats, 243H powers to impose taxes and funds of the panchayats, 243I constitution of the finance commission to review financial position. ठीक है. 243J में ऑडिट कराती है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत. 243K में इलेक्शंस टू द पंचायत. 243L एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. उसमें प्रेसिडेंट करते हैं, समझ रहे हैं. 243M में पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सारे एरियाज़ में इसका नहीं है. कुछ शेड्यूल एरियाज़ में भी नहीं है, जैसे दार्जिलिंग का एरिया है, वहाँ सब चीज़ें बताया है मैंने सारा चीज़. आप नहीं जान पाएँ दोबारा से वीडियो देखिए. ठीक है. 243M में कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, यानी कि इस एक्ट के बनने से पहले भी मान लीजिए कुछ लॉज चल रहे थे पंचायत से रिलेटेड, तो वो कंटिन्यू रहेंगे. ठीक है. वो अपना पूरा एक टर्म कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये जो नया लॉ आया है फिर उसे एक प्रॉपर अमेंडमेंट के तहत ला करके अपनी अपनी स्टेट्स में और लोकल लेवल पे स्टेट्स ही तो इम्पोजिंग अथॉरिटी है ना यहाँ पे, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है, तो दोनों मिला करके वो अपना मनाती हैं. ठीक है. 243O में बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स. कोई इंटरफेरेंस कोर्ट नहीं कर सकती है इनके इलेक्टोरल मैटर्स पे, जब तक कि एक स्पेसिफिक पिटीशन या कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक कोई अथॉरिटी नहीं करती है तब तक. ठीक है. ओके. क्लियर. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. तो आप सभी को पता है कि जो मेरा कहने का मतलब ये, कभी कभी कमिटीज़ भी पूछ ली जाती हैं. तो इसमें जैसे LM सिंघवी कमेटी है, तो इसने रिपोर्ट सबमिट की थी 27 नवंबर को और कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को मिल जाए. ठीक है. फिर उसके बाद 1988 में आ गई कौन सी, PK थंगन कमेटी टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. 1989 में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट. ठीक है. डिफीट हो गया था
राज्यसभा में, ठीक है। फिर 1990 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। इस तरह से उनकी सारी सी कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी वो सारा इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन फिर 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था और 1993 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया था। फिर धीरे धीरे अदर स्टेट्स ने भी किया। पहला स्टेट आपका राजस्थान था, नागौर डिस्ट्रिक्ट सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हैं सारी चीज़ें, ओके। कुछ छूट गया है या कुछ इसमें, जैसे कि मान लीजिए इनकी जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये वेरियस जो लगभग सेम ही होते हैं। जो आप स्टेट लेवल पे जान रहे हैं, जो आप सेंट्रल लेवल पे जान रहे हैं, वही ये लोकल लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली कि कभी कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, ठीक है। फाइनेंशियल्स पता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत ही सारा हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ओके, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यू हैव एन्जॉयड द सेशन, ओके। कोई क्वेरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और जब आप ये वीडियो देख लेंगे और जब खुद से पढ़ाई करेंगे तो आपको निश्चित आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुशी मन होकर के पढ़ते रहिए और स्टडीज़ को एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।